नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा एक बार फिर आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत कर रहा हूं। पिछले 3 सेशंस में हमने जेनेटिक्स क्या है और मेंडल के प्रयोगों से मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस से किस तरह 3 नियम निकले, फेनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है इत्यादि समझा। अब यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि मेंडल के नियम से ही पूरा जेनेटिक्स समाप्त हो जाता है। एक्चुअली मेंडल ने जेनेटिक्स का आधार दिया। जब हम उस पर काम करते हैं, अलग अलग प्राणी और पौधों का अध्ययन करते हैं, तो हमें कुछ नई नई बातें मिलती है। उनमें से एक प्रमुख है कि किन कंडीशंस में, किन विशेष परिस्थितियों में मेंडल के नियम्स का पालन नहीं होता है। दीज आर द एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। तो पहली परिस्थिति है इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस, अधूरा डोमिनेंट। न तो कोई जीन पूरी तरह से डोमिनेंट है और न तो दूसरा पूरी तरह से रिसेसिव है। दूसरा है जिसमें दोनों के दोनों अलेल डोमिनेंट हैं, बराबर बराबर शक्तिशाली हैं। तीसरी स्थिति है लिंकेज, अर्थात एक ही क्रोमोसोम पर अगर 2 जीन बसे हुए हो तो वे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करेंगे। तो पहले 2 नियमों में लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह से काम नहीं करता है, तो इस तीसरे अपवाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं करता है। लिंकेज के केस में F2 जनरेशन में 9331 रेशियो नहीं मिलता है और रिकम्बिनेशन की संख्या बहुत कम होती है। एक और चौथी बात आई कि मेंडल अपने समय में या उनके बाद के प्रारंभिक वैज्ञानिक बेटसन, मॉर्गन इत्यादि ये समझ रहे थे कि एक कैरेक्टर एक ही जीन से उत्पन्न होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि अधिकांश कैरेक्टर 2 या अधिक जीनों के एक साथ मिलकर काम करने से उत्पन्न होते हैं और एक जीन की उपस्थिति से दूसरे जीन का प्रभाव रूपांतरित हो सकता है। इसे ही इंटरेक्शन ऑफ जीन कहते हैं। यह इंटरेक्शन +2 लेवल पर सिर्फ चर्चा में आता है, लेकिन बीएससी के लेवल पर इसे पूरे विस्तार से पढ़ना पड़ता है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण लीजिए कि ये एक ऐसा है केस जिसमें 2 विपरीत, एकदम विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराते हैं, एनिमल्स को क्रॉस कराते हैं। तो F1 जनरेशन में पहली पीढ़ी में उन दोनों एक्सट्रीम के बीच का एक इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलता है। तो इसे इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस कहा जाता है। सबसे पहले इसकी खोज 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस में हुई, जहां रेड और वाइट को क्रॉस करने से पिंक कलर आया। फिर यही रिजल्ट स्नैपड्रैगन नाम के प्लांट में भी मिला। स्नैपड्रैगन एंटीराइनस मैजस नाम का प्लांट है, इसमें भी रेड और वाइट के क्रॉसिंग से पिंक कलर मिलता है। अब अगर इस F1 जनरेशन के पौधे को आपस में क्रॉस कराया जाए तो F2 जनरेशन में 3:1 के बदले 1:1 मिलता है, यानी 1 रेड, 2 पिंक और 1 वाइट। मतलब कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा और शुद्ध रूप से होमोजाइगस कैरेक्टर रहने पर, कंडीशन रहने पर
लाल या सफ़ेद रंग आएगा। अब बेटसन ने अपने लेबोरेटरी में एंडालुसियन फॉल का क्रॉस करा के देखा तो ब्लैक और वाइट के क्रॉसिंग से ब्लूइश कलर, हल्का नीली आभा लिए हुए पंखों का रंग मिला। अब यहाँ मिराबिलिस का एग्जाम्पल लेते हैं। रेड वाइट मिल के पिंक आया और फिर पिंक का आपस में क्रॉस कराए तो F2 में रेड, पिंक और वाइट आया। इनका अनुपात 1:1 आया। यह 1:1 फेनोटाइप का अनुपात वही है जो कि F2 में जीनोटाइप का रेशियो होता है। यहाँ देखिए, रेड फ्लावरिंग प्लांट है, वाइट फ्लावर है, इनका इंटरमीडिएट पिंक है। अगले में स्नैपड्रैगन है, यहाँ भी देखिए रेड है, वाइट से क्रॉस किया, पिंक आया। अगले जनरेशन में 2 पिंक है, एक रेड है, एक वाइट है। ये दूसरा डायग्राम है। F1 में रेड को क्रॉस कराए वाइट से, पिंक आया। अब फिर पिंक का आपस में क्रॉस कराए तो एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट आया। तो हेटेरोजाइगस हमेशा इंटरमीडिएट कैरेक्टर रहेगा। यह है वह एंडालुसियन फॉल जिसमें ब्लैक चिकन को वाइट चिकन से क्रॉस कराए ब्लू कलर आया। अगले जनरेशन में 2 ब्लू, 1 ब्लैक, 1 वाइट आया, यानी 1:1 रेशियो मिले। तो आप समझ लीजिए कि यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। अब को डोमिनेंस सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ABO ग्रुप। यहाँ A एलेल एंटीजन A बनाता है, B एलेल एंटीजन B बनाता है। ये दोनों एंटीजन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपना अपना रिएक्शन स्वतंत्र रूप से अलग अलग करते हैं। ये दोनों एलेल O के लिए डोमिनेंट है, लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों के दोनों प्रभावी हैं। इसीलिए AB ग्रुप एक तीसरा ब्लड ग्रुप बनता है, AB ग्रुप। अब इस A ग्रुप में 2 तरह का जीनोटाइप AAO, ग्रुप B में BB BO, ग्रुप AB में दोनों ही O में OO, यानी 6 जीनोटाइप मिलके 4 फेनोटाइप बनाते हैं। एक इंसेक्ट है हार्मोनिया ऑक्जिराइडिस। इसमें कुछ एक इंसेक्ट के पीठ पर पीला बैकग्राउंड पर काला डॉट्स है और दूसरे में येलो बैक कवर है, उस पर चौड़ा चौड़ा काला पट्टी है। जब इनका क्रॉस होता है तो कुछ एरिया में काला पट्टी तो कुछ एरिया में काला डॉट मिलता है, यानी दोनों प्रकार मिलते हैं। तो कोडोमिनेंस का केस बहुत सारे केसेज में मिलता है। यहाँ तक कि कई चिकन्स भी हैं जिसमें कि ब्लैक को वाइट से क्रॉस कराइए तो जो F1 होगा उसमें फेदर्स के कुछ हिस्से ब्लैक, कुछ हिस्से वाइट मिक्सचर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब एक पौधा है रोडोडेंड्रॉन। इसमें जब पिंक और वाइट को क्रॉस कराया जाता है तो F1 में कुछ पेटल्स वाइट और कुछ पेटल्स रेड मिलते हैं। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। ये रेड को वाइट से क्रॉस कराए तो देखिए ये वाले में क्या हुआ कि रेड के साथ साथ कई हिस्से में वाइट भी आया है। मिराबिलिस में भी ऐसी घटना घटती है। ये देखिए, मिराबिलिस में कुछ हिस्सा में पर्पल है तो कुछ हिस्से में वाइट है। अब तीसरा केस जो लिंकेज है, इसमें मैंने पहले ही कहा कि एक साथ 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर बसे हुए हैं, वे अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए 4 प्रकार के जीनोटाइप वाले गैमीट्स का निर्माण नहीं हो पाता है। परिणाम ये होता है कि 9:3:1 रेशियो नहीं मिलता है। अगर 4 तरह के गैमीट बराबर बराबर अनुपात में बनते तो 50% रिकम्बिनेशन होता गैमीट के स्तर पर। इस केस में गैमीट के स्तर पर 50% से काफ़ी कम रिकम्बिनेशन होता है। तो लिंकेज एक अलग चैप्टर के रूप में आप आगे पढ़ेंगे। अब जब 2 जीन मिलके या कई जीन मिलके
एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो तो इसे जीन इंटरेक्शन कहते हैं। कई बार एक जीन की उपस्थिति में या एक जीन के एक विशेष एलेल की उपस्थिति में दूसरे जीन का प्रभाव बदल जाता है तो इसे जीन इंटरेक्शन कहते हैं। इसका अगर दो ही जीन लें और उसका कंबाइंड इफेक्ट देखें तो 9331 का रूपांतरण मिलता है 961, 1231, 15:1, 9:7 इत्यादि रेशियो मिलेगा। आप सिर्फ एक लिस्ट के रूप में इसे नोट डाउन करें, मेडिकल की परीक्षा में यह काम आएगा। लेकिन +2 के थ्योरी एग्ज़ाम में यह टॉपिक नहीं है। क्लासिकल केस में 9331 ही रिजल्ट आता है, लेकिन यह जो 9 है यह पेरेंटल से डिफरेंट होते हैं। यह कम्प्लीमेंट्री है, पूरक जीन 9-7 आता है रिजल्ट। सप्लीमेंट्री में 15-1 आता है। इपिस्टेसिस एक जीन दूसरे जीन के क्रिया को ढक देने का काम करता है, रोक देने का काम करता है। इसके 3 अलग अलग रिपोर्ट्स मिलते हैं, 13-3, 12-3-1 और 9-3-4। 3 तरह का रेशियो इपिस्टेसिस के विभिन्न केसेज में मिलते हैं। डुप्लीकेट जीन रहने पर 9-6-1 मिलता है और पॉलीजीन के केस में जो गेहूं के बीजों के रंग में आप देखिएगा 14641 मिलता है। तो इस तरह जब मेंडल ने अपना रिसर्च किया था उस समय जीन और क्रोमोसोम के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मायोसिस और गैमेटोजेनेसिस भी लोग नहीं जानते थे, तो सब कुछ अनुमान पर आधारित था। मेंडल ने जब कहा कि हर लक्षण एक विशेष फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, तो उनको वास्तव में कहना चाहिए था कि कम से कम एक फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, एक से अधिक फैक्टर भी हो सकते हैं। तो आप जेनेटिक्स के और कई सारे प्रॉब्लम हायर स्टडीज़ में देखेंगे, बहुत सारी बातें मिलेगी। तब तक इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, इन्हें अवश्य